गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अध्ययन किया। आज हम इसी से जुड़े हुए जो नियोजन के मुद्दे हैं उनको पढ़ेंगे। नियोजन हमने स्टार्टिंग में लेसन में पढ़ा था। नियोजन क्या होता है? तो नियोजन है योजनागत विकास। योजनागत विकास क्या है? नियोजन है। और नियोजन किसी भी क्षेत्र में एक छोटे से कार्यक्रम से लेके एक बड़े से कार्यक्रम तक पूरे राष्ट्र के जो विकास में एक संपूर्ण परिपाटी, संपूर्ण प्रक्रिया, वो क्या है? नियोजन है। अगर नियोजन नहीं होता तो विकास संभव नहीं है। ये सीधी सी बात है। चाहे एक छोटा सा कार्यक्रम देख लो और एक राष्ट्र का निर्माण देख लो, वो सब कुछ किसके आधार पर टिका हुआ है? नियोजन के आधार पर। अब देश के आर्थिक विकास में जो नियोजन होता है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है एक स्तरीय नियोजन, एक है बहुस्तरीय नियोजन। एक स्तरीय नियोजन को हम केंद्रीकृत नियोजन कह सकते हैं। केंद्रीकृत नियोजन कह सकते हैं। और बहुस्तरीय नियोजन को हम क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन कह सकते हैं। क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन कह सकते हैं। केंद्रीकृत नियोजन क्या होता है? और एक प्रश्न आपके 1 नंबर का आया हुआ भी है बोर्ड में। क्या प्रश्न था कि भारत में किस प्रकार का नियोजन है? तो भारत में किस प्रकार का नियोजन है? तो भारत में कैसा नियोजन है? भारत में आपके केंद्रीकृत नियोजन है। कैसा नियोजन है? केंद्रीकृत नियोजन है। केंद्र सरकार योजना बनाती है और ये योजना पूरे भारत में क्या होती है? लागू होती है। तो भारत में कैसा नियोजन है? केंद्रीकृत नियोजन है। और क्षेत्रीय नियोजन क्या होता है? बहुस्तरीय नियोजन क्या होता है? देखो, केंद्रीकृत नियोजन में केंद्र सरकार जो है वो योजना बनाएगी और पूरे क्षेत्र तक, पूरे राष्ट्र में उन योजनाओं का संचालन किया जाएगा। और क्षेत्रीय नियोजन में क्या होता है कि जो निचले स्तर के क्षेत्र है वो क्या करेंगे? योजनाओं के लिए आधार प्रदान करेंगे। जो समस्याएं हैं वो कहां से आएगी? निचले स्तरों से आएगी। निचले स्तरों से क्या आएगी? समस्या आएगी। ये समस्याएं हैं ऊपरी स्तरों तक जुड़ेगी। ये समस्या ऊपरी स्तरों तक जुड़ेगी और लास्ट में इन समस्याओं के आधार पे कौन? केंद्र योजना बनाएगा। केंद्र क्या करेगा? योजना बनाएगा। यानी योजना का ढांचा तो केंद्र तैयार करेगा, लेकिन योजना का आधार कौन प्रदान करेगा? निम्न स्तर के क्षेत्र, निम्न स्तरीय क्षेत्र तो क्या करेंगे? योजना का आधार प्रदान करेंगे। और जो उच्च स्तरीय क्षेत्र है यानी केंद्र है वो क्या करेगा? योजना का ढांचा बनाएगा और क्रियान्वयन करेगा। इससे क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। उच्च स्तरीय और निम्न स्तरीय दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये समस्या बनाएगा, योजना बनाएगा और योजना जो है वो समस्त क्षेत्रों में बराबर रूप से प्राप्त होगी। साथ ही साथ अलग अलग प्रदेशों में कुछ पर्टिकुलर योजनाएं हैं उनको भी हम पहुंचाएंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है पहले खंडीय नियोजन या क्षेत्रीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन। क्षेत्र नियोजन का मतलब है एक पर्टिकुलर योजना पे हम काम करें
प्रादेशिक नियोजन का मतलब है उस प्रदेश में जितनी भी समस्या है उन समस्याओं में किसी एक या दो या कोई मुख्य समस्या है उसको चुन करके हम योजना बनाएं। वो कौन सा है? प्रादेशिक नियोजन है। तो क्षेत्रीय नियोजन या क्षेत्रीय या प्रादेशिक जो नियोजन है इसके अंतर्गत हमने देखा कि केंद्र योजना बनाएगा और केंद्र है उसको आधार प्रदान कौन करेगा? निम्न स्तरीय स्वरूप। ये आपका क्षेत्रीय या प्रादेशिक या बहुस्तरीय नियोजन कहलाएगा। अब एक प्रश्न आता है कि भारत जो विशाल देश है, प्रश्न आया हुआ है 3 नंबर का ऐसा कि भारत जैसे विशाल देश में क्षेत्रीय नियोजन की या बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता है और वो आवश्यकता क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि नियोजन है उसको एक स्तरीय और बहुस्तरीय मानते हैं। एक स्तरीय में केंद्रीकृत है, केंद्रीकृत में केंद्र ही पूरा काम करेगा, कोई मतलब नहीं है। और इसमें क्या है? क्षेत्रीय या प्रादेशिक नियोजन है। भारत में जो नियोजन है वो केंद्रीकृत के साथ साथ कैसा है? क्षेत्रीय या प्रादेशिक भी इसमें जुड़ा हुआ है, यानी केंद्र योजनाएं बनाता है। नियोजन तो केंद्रीकृत ही है लेकिन केंद्र योजना बनाता है। साथ ही साथ वर्तमान में कई प्रकार की स्थितियां देखने को मिली है कि राज्य स्तरीय या निम्न स्तरीय जो क्षेत्र है वो भी अपनी समस्याओं को आगे तक पहुंचाते हैं और सभी समस्याओं को सुन करके केंद्र क्या बनाता है? योजना बनाता है। अब प्रश्न है कि भारत जैसे देश में बहुस्तरीय नियोजन जो है या क्षेत्रीय जो नियोजन है इसकी आवश्यकता क्यों है? भारत में बहुस्तरीय या क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता क्यों है? क्या रीजन है कि भारत में बहुस्तरीय या क्षेत्रीय नियोजन की आवश्यकता है? इसके लिए जो पहला मुद्दा है कि भारत एक विशाल देश है और इस विशाल देश में जो है विभिन्न राज्यों का विभाजन किया गया है और इन राज्यों को बहुत सारी स्वायत्त शासी शक्तियां प्राप्त है जिसके आधार पर राज्य अपना विकास करते हैं। अब अगर केंद्रीय नियोजन होता है तो केंद्रीकृत नियोजन में ये राज्य है वो अपनी शक्तियों का निर्वहन तो कर रहे हैं लेकिन इनकी जवाबदेही नहीं होती है। राज्य जवाबदेही नहीं देगा क्योंकि केंद्र काम कर रहा है, तो जवाबदेही अगर कोई गलत होता है या जो प्लानिंग जो हो रही है उसके कारण विकास नहीं होता है, कई बाधाएं उत्पन्न होती है, तो उसमें जवाबदेही राज्य नहीं देगा। इस स्थिति में आपके कौन सा क्षेत्रीय नियोजन है वो होना आवश्यक है जिससे राज्यों की जवाबदेही भी इसी योजना के लिए बन जाए। इसके लिए क्या है? आपके राज्य योजना आयोग का निर्माण भी किया गया और राज्य स्तरीय योजनाओं में राज्य योजना आयोग क्या कर रहा है? काम कर रहा है। दूसरी बात इसमें कि जो भारत है उसमें जो केंद्रीय नियोजन है या केंद्रीकृत नियोजन है, इस केंद्रीकृत नियोजन के कारण कई प्रकार की प्रादेशिक असमानता देखने को मिलती है, यानी पूरा जो देश है उसमें समान प्रकार से योजनाएं नहीं पहुंच पाती है और कुछ प्रदेश तो बिल्कुल पिछड़े रह जाते हैं और कुछ प्रदेश बहुत ही आगे निकल जाते हैं। ये केंद्रीकृत नियोजन के कारण हुआ है और ये केंद्रीकृत नियोजन है, इसके समाधान के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? हमें बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता है। जो प्रत्येक भाई 100 लोग हैं, अब हमने क्या है
लाइन ऑफ ऑर्डर के आधार पे उनके लिए एक ही पर्टिकुलर योजना बना दी, किसी को नहीं सुना। लेकिन उसमें हो सकता है किसी 100 में से 10, 20, 30, 40 जो भी है उनको लाभ भी हो सकता है, और 40, 50, 60 जो भी है वंचित भी रह सकते हैं। ये रूपरेखा आपके केंद्रीकृत नियोजन में होती है। अगर हम सबकी सुनेंगे और सबकी सुन करके पर्टिकुलर निर्णय लेंगे और बाद में एक योजना बनाएंगे तो हो सकता है सबको लाभ भी हो जाए। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि जो केंद्रीकृत नियोजन है इससे सबको लाभ नहीं हुआ, प्रादेशिक असमानता देखने को मिली, और इसके कारण गरीबी जो है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और गरीबी की समस्या लगातार बढ़ी है। और इस गरीबी की समस्या को दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता है। और एक सीधी सी बात मैंने अभी बताई क्या, कि केंद्रीकृत नियोजन है वो सभी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाता है। तो एक प्रश्न बनता है कि प्रादेशिक असंतुलन क्या है। एक प्रश्न आपका इसके बाद बनता है, एक प्रश्न इसका आंसर तो क्या है कि भारत में क्यों आवश्यकता है, क्योंकि भारत विशाल देश है, राज्यों में विभाजन हो रखा है, और राज्यों को कई प्रकार की स्वायत्त शासी शक्तियां प्राप्त है, और फिर भी केंद्रीकृत नियोजन के कारण राज्य की जवाबदेही नहीं है। इस कारण से राज्य जो है उस जवाबदेही को रखे, इसके लिए राज्य को भी है वो बहुस्तरीय नियोजन के आधार पर रखा जाए। और बहुस्तरीय जो नियोजन है वह क्या करेगा, राज्य की जवाबदेही को निश्चित करेगा। केंद्रीकृत नियोजन है उसके कारण प्रादेशिक असमानता फैल रही है, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों में वृद्धि हो रही है। सभी की एक ही समस्या, और इस समस्या का निराकरण क्या है, बहुस्तरीय नियोजन की व्यवस्था लागू की जाए। अब ये बहुस्तरीय नियोजन की व्यवस्था लागू नहीं है, इसके कारण क्या आ रहा है, प्रादेशिक असंतुलन पैदा हो रहा है। तो प्रश्न आता है प्रादेशिक असंतुलन क्या है, प्रादेशिक असंतुलन क्या है। तो प्रादेशिक असंतुलन सामान्यतः एक प्रकार की समस्या है, और ये समस्या किसके कारण उत्पन्न हुई है, ये समस्या नियोजन के कारण उत्पन्न हुई है। कौन से नियोजन के कारण उत्पन्न हुई है, ये केंद्रीकृत नियोजन के कारण उत्पन्न हुई है। समस्या क्या है कि केंद्रीकृत नियोजन के कारण पूरे प्रदेश को लाभ की स्थिति समान रूप से प्राप्त नहीं होती है। इस स्थिति में कौन सा असंतुलन आ जाता है, प्रादेशिक असंतुलन आ जाता है। भारत देश की बात करें तो पूरे भारत में सारे के सारे राज्य वो बहुत अग्रणीय नहीं है, और सारे के सारे राज्य पिछड़े हुए नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं जो विकसित है, और बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जिनके अधिकांश क्षेत्र आज भी पिछड़े हुए हैं। उनके लिए सरकार नियोजन के दौरान योजना तो बना रही है, लेकिन वहां जो योजना है वो क्रियान्वित नहीं हो रही है, उन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वह योजना क्रियान्वित करने के लिए वहां पे हमें क्या है, एक बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। एक गांव में ग्राम पंचायत विकास कर पाएगी, ऐसे ही आपके नगर पालिका, ऐसे आपके नगर निगम, ऐसे आपके राज्य स्तर में, और ऐसे राष्ट्रीय स्तर में। ये संघीय व्यवस्था भारत में है, लेकिन नियोजन में बहुस्तरीय नियोजन को नहीं अपनाया गया है। धीरे धीरे वर्तमान स्थिति देखें तो बहुस्तरीय नियोजन को अपनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जब भारत के संपूर्ण प्रदेशों में यह रूपरेखा अपना ली जाएगी तो भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो प्रादेशिक असंतुलन है, ये प्रादेशिक असंतुलन
का जो ऐतिहासिक परिदृश्य देखें तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही भी भारत में प्रादेशिक असंतुलन था और स्वतंत्रता के दौरान भी भारत में प्रादेशिक असंतुलन देखने को मिला है। पिछले 2 दशकों के अंदर सरकारों ने अपने केंद्रीकृत नियोजन के साथ साथ प्रादेशिक या आपके बहुस्तरीय नियोजन को भी जोड़ा है। जो निम्न स्तरीय यानी आपने भी पढ़ा कि आपकी पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो इनमें पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया गया। इसका मतलब वहां बहुस्तरीय नियोजन का विकास किया गया और बहुस्तरीय नियोजन है वो धीरे धीरे देश के आर्थिक विकास में क्या है, सहायक है। और आपने देखा कि 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना है, इसमें आर्थिक विकास का लक्ष्य भी सर्वाधिक प्राप्त किया गया। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रादेशिक असंतुलन है इस प्रादेशिक असंतुलन के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्रादेशिक असंतुलन की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जैसे बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ये कुछ ऐसे राज्य आज भी है जो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है लेकिन इनका विकास नहीं हो पाया। इसका सीधा सा रीजन है प्रादेशिक असंतुलन। यानी आज भी ऐसे जो प्रदेश है जो हम देखिए संसाधन देखें तो संसाधनों से परिपूर्ण है। यहाँ सभी प्रकार के जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, फिर भी ये विकसित नहीं हो पाए क्योंकि यहाँ पे योजनाओं का सही प्रसार यहाँ पे नहीं हो पाया है। कई प्रदेश ऐसे हैं जो कृषि और उद्योगों में बहुत ही आगे हैं, कई प्रदेश ऐसे हैं जो शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही पिछड़े हैं। ये प्रदेश है वो तकनीकी के अभाव में क्या है, पिछड़े हैं, जिसके कारण इन प्रदेशों का क्या है, विकास नहीं हो पाया है। अब इन प्रदेशों के पिछड़ेपन के लिए या प्रादेशिक असंतुलन के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जो विद्वान हैं उन्होंने विभिन्न वेरिएबल या विभिन्न चर या विभिन्न जो बिंदु है वो खोजे और उन बिंदुओं के आधार पर उन प्रादेशिक जो या उन क्षेत्रीय भागों की क्या किया, अध्ययन किया और उन क्षेत्रीय भागों का अध्ययन करने के बाद ये पता लगाया कि वहां पे प्रादेशिक असंतुलन किन कारणों से है। प्रादेशिक असंतुलन किन कारणों से है, भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे प्रादेशिक असंतुलन पाया जाता है। तो बिहार में जो प्रादेशिक असंतुलन है वहाँ का कारण क्या है, वहाँ का कारण है शिक्षा का अभाव और तकनीकी का अभाव, ये यहाँ का मुख्य कारण है। एक विद्वान थे जिनका नाम है केवी सुंदरम। प्रश्न आ जाता है क्या नाम है, केवी सुंदरम। केवी सुंदरम की पुस्तक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक, इस पुस्तक में केवी सुंदरम ने अविकसित भारत में, अविकसित जो भारत है, अविकसित भारत के संदर्भ में 14 वेरिएबल इन्होंने बताए जो प्रादेशिक असंतुलन को उत्पन्न करते हैं। कितने चर, 14 चर बताए जो प्रादेशिक असंतुलन को उत्पन्न करते हैं। अब इन्होंने कौन कौन से क्षेत्रों में इस प्रकार की रूपरेखा बताई, उन क्षेत्रों में हम बात करें तो पूर्वी, मध्यवर्ती और मध्य दक्षिणी प्रदेश इन्होंने भारत में
एक तो क्षेत्र बताया उत्तरी पूर्वी, एक तो बताया कौन सा, उत्तरी पूर्वी प्रदेश। दूसरा पूर्वी मध्यवर्ती जनजातीय प्रदेश, पूर्वी और मध्यवर्ती जनजातीय प्रदेश, गौड़ जनजाति वाले वो प्रदेश, पूर्वी मध्यवर्ती जनजातीय प्रदेश। इसके अलावा पूर्वी यूपी और बिहार का भाग, पूर्वी यूपी और बिहार का भाग, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बघेलखंड और बुंदेलखंड का प्रदेश, यूपी और एमपी का जो बुंदेलखंड का प्रदेश है। इसके अतिरिक्त इन्होंने पारिस्थितिकी दृष्टि से जो असंतुलित प्रदेश है, जैसे सूखा प्रवण है राजस्थान का, आके पर्वतीय क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है जो पर्वतीय प्रदेश में आता है, खड्ड प्रदेश है तो आपके खड्ड प्रदेशों में जैसे आपके जो चंबल क्षेत्र है वो खड्ड प्रदेश है। इसके अतिरिक्त जो बाढ़ क्षेत्र है जैसे बिहार है, आपके पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे बाढ़ आती है तो सूखा है, बाढ़ है, आपके खड्ड प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र है। इन भागों के पिछड़े प्रदेशों का भी इन्होंने अध्ययन किया और अपने इस लिस्ट में इन चरों के आधार पर जोड़ा। तो कितने भाग हो गए, 5 भाग हो गए। उत्तरी पूर्वी हो गया, पूर्वी मध्य प्रदेश जनजातीय प्रदेश हो गया, पूर्वी यूपी और बिहार हो गया, यूपी बिहार का बुंदेलखंड वाला भाग आ गया, यूपी और एमपी का बुंदेलखंड का भाग आ गया। और ये सारी समस्याओं के क्षेत्र किसने, आपके केवी सुंदरम कमेटी में जोड़े गए। केवी सुंदरम कमेटी थी, उसने कुछ जिलों के नाम भी लिए। इन जिलों में राजस्थान का अजमेर है, राजस्थान का ही कोटा है, मध्य प्रदेश का ग्वालियर है, भोपाल है, उज्जैन है, ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन, और यूपी का आगरा है, कानपुर है, लखनऊ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, भोपाल, सॉरी इलाहाबाद, ये आपके उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का आपका है वाराणसी, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का राउरकेला, उड़ीसा, और एमपी का एक है जबलपुर। राउरकेला उड़ीसा और एमपी का है जबलपुर। इन्होंने बताया कि ये प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे धीरे धीरे विकास हो रहा है और हल्का विकास देखने को मिल रहा है। चित्तीदार बोला गया है, क्या बोला गया है, चित्तीदार विकास देखने को मिल रहा है। और बाकी ये प्रदेश है जहाँ पे विकास का अभाव देखने को मिल रहा है। इसमें कितने वेरिएबल है, 14। प्रश्न क्या आएगा, केवी सुंदरम की पुस्तक का नाम क्या है, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। अविकसित भारत के लिए केवी सुंदरम ने कितने चर लगाए, तो कितने चर प्रस्तुत किए, 14। ये 14 चर क्या थे, तो ये 14 चर पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ये प्रमुख बिंदु थे। इन बिंदुओं के आधार पे केवी सुंदरम ने पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की। और इसमें कुछ विकास के क्षेत्र है जहां पे हल्का विकास देखने को मिला। इसके बाद
एक रिपोर्ट और है मोनी की 1999 के विश्वग्राम समझ में आ गया होगा। मोनी 1999 में इसने 38 चर दिए, याद कर लेना कितने चर, 38 वेरिएबल दिए, 38। मोनी ने जो 38 चर दिए, इस 38 चरों के अंदर देखें तो इन्होंने ऐसे क्षेत्र जिनमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि जो क्षेत्र है उनमें कुछ विकास कार्य हुए हैं, और बाकी जो क्षेत्र है जहां विकास कार्य नहीं हुए हैं उन विकास कार्यों के विहीन क्षेत्र को मोनी ने अपने चरों के बीच में रखा। ये चरों में उन्होंने क्या किया कि जितने भी विकासात्मक स्रोत थे उनको अपने चरों में रखा, और उसके आधार पर मोनी ने क्या किया कि जहां ये विकसित कार्य नहीं, ये चर है वो विकसित रूप से नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्षेत्र कैसा है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना गया। क्या माना गया, पिछड़ा क्षेत्र माना गया। और इन्होंने लगभग 20 वर्षों के दौरान अपने इस जो प्रादेशिक असंतुलन की खोज के कार्य को पूर्ण किया, और ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि चरों को ध्यान में रखते हुए विकास से पिछड़े प्रदेशों को उन्होंने चिन्हित किया। अब इसके अलावा जो भारत में योजना आयोग द्वारा या विभिन्न राज्यों द्वारा भी जो प्रादेशिक असंतुलन को जानने के लिए कुछ समितियां बनाई गई। अब यहाँ कमेटियों से प्रश्न आ सकता है। तो एक तो है आपकी चक्रवर्ती कमेटी। चक्रवर्ती कमेटी आई 1972 में, और प्लानिंग कमीशन के द्वारा ये कमेटी आई। चक्रवर्ती कमेटी के बाद जो आपकी दूसरी कमेटी है वो शिवरमन कमेटी है। शिवरमन कमेटी, ये शिवरमन कमेटी 1978 में आई। इसके अतिरिक्त है आईजी पटेल कमेटी। आईजी पटेल कमेटी है वो 1984 में आई, लेकिन स्पेशल राज्य कौन सा था, गुजरात के लिए आई। आईजी पटेल किसके लिए आई, गुजरात के लिए आई। इसके बाद जो दांडेकर पैक्ट है, दांडेकर कमेटी है, ये आपकी 1984 में आई, लेकिन इसके लिए राज्य है महाराष्ट्र। तो 4 कमेटियां हैं जो आपके इसमें दिया हुआ है प्रादेशिक असंतुलन के लिए। इसके अलावा एक तो आपके केवी सुंदरम, याद कर लेना, 14 चर। मोनी ने दिए कितने, 38 चर, और ये 4 कमेटियां। चक्रवर्ती 1972, शिवरमन 78, 78, आईजी 84, दांडेकर 84, ये आपके कमेटियां। अब इसके बाद प्लानिंग कमीशन का एक प्रश्न जो है वो हमारे सामने आ जाता है कि योजना आयोग ने 3 प्रमुख योजना आयोग ने इस प्रादेशिक असंतुलन को बोल दो या इस आर्थिक पिछड़ेपन को बोल दो, आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, पिछड़ेपन के लिए 3 कारण बताए। कितने कारण बताए, 3 कारण, जिसमें पहला कारण है ऐतिहासिक कारण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक उपेक्षा। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लो अगर आप मान लो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना है और तीसरी है, दूसरी के बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू की, और तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमने लागू की, अगर दूसरी पंचवर्षीय योजना की कमियां नहीं देखते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है लागू करेंगे तो वही कमियां हमारे सामने आएगी और योजना विफल हो जाएगी।
जैसे आप कोई टेस्ट दे रहे हो, फर्स्ट टेस्ट आपने दिया और उस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आए थे, तो आप फर्स्ट टेस्ट में आपकी क्या कमियां रही उसको आप सेकेंड टेस्ट में कमियों को दूर करते हुए टेस्ट दोगे तो यह नंबर बढ़ेंगे। और फर्स्ट टेस्ट देके आगे करते और कुछ ध्यान नहीं दिया, ये ध्यान नहीं दिया, तो सेकेंड टेस्ट में भी उतने ही नंबर आएंगे, हो सकता है कम भी आ जाए, क्योंकि कमियां तो ध्यान नहीं रहे हम, और हम ज्यादा और गलतियां करेंगे तो कम भी आ सकते हैं। तो ऐतिहासिक उपेक्षा हमारे नियोजन के पिछड़ेपन के कारण है, यानी आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है। दूसरा है भौतिक असुविधाएं। अगर भौतिक असुविधाएं अगर हमें मिलती है तो भौतिक असुविधाएं भी आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है। अब भौतिक असुविधाएं कौन कौन सी? आपकी जलवायुगत है, आपकी संसाधनों की है, वातावरण की है, ये सारी भौतिक असुविधाएं भी आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, क्योंकि वहां नियोजन सफल नहीं हो पाता है। इसके अलावा हम बात करें सामाजिक पिछड़ापन। सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन का मतलब क्या है कि हमारा जनजातीय स्वरूप है, हमारे कई ऐसे भाग है जो सामाजिक दृष्टि से वो वर्ग है उत्पीड़ित है, हम उनका ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं बनाते हैं। तो ये सामाजिक जो पिछड़ापन है अगर दूर नहीं होता है तो आर्थिक पिछड़ापन बना रहेगा। तो ये प्लानिंग कमीशन ने ये 3 मुख्य बातें कही आर्थिक पिछड़ेपन के लिए। ऐतिहासिक उपेक्षा होगी तो आर्थिक पिछड़ापन बना रहेगा, अगर भौतिक असुविधाएं हैं तो आर्थिक पिछड़ापन बना रहेगा, अगर सामाजिक पिछड़ापन अगर है तो भी आर्थिक पिछड़ापन बना रहेगा। अब इनके इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए हमें इन सभी बिंदुओं के ऊपर ध्यान दे करके और नियोजन करना चाहिए, तभी क्या होगा? विकास होगा। और सबसे ज्यादा हम बात करें तो राज्य स्तरों में जो विकास हो रहा है या राज्यों का विकास स्तर है उसमें जो आपको असंतुलित रूपरेखा या पिछड़ेपन का स्वरूप जो दिख रहा है उसको दूर करते हुए हमें क्षेत्रीय नियोजन या प्रादेशिक नियोजन के आधार पे संपूर्ण राष्ट्र के नियोजन की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, और हम इसके माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने प्रादेशिक असंतुलन क्या होता है और इससे जुड़े हुए जो मुद्दे पढ़े, क्षेत्रीय नियोजन और जो अपने बहुस्तरीय नियोजन है और एक स्तरीय नियोजन जो केंद्रीकृत नियोजन है, भारत में कैसा है केंद्रीकृत नियोजन है, ये पढ़ा। अगले वीडियो के माध्यम से हमारे पाठ्यक्रम में जो असंतुलित जो क्षेत्र है उनके प्रमुख नियोजन जो कार्यक्रम है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।